ठीक है। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मेरा नाम पुलकित धारीवाल है और मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ। और गौरव भाई ने मुझे अपने इस काकरान इंस्टीट्यूट पर हिंदी पढ़ाने के लिए आमंत्रित यहाँ पर किया है। तो मैं आपको हिंदी पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, जिसका आपके यूपी के एग्ज़ाम में एक बड़ा रोल माना जाता है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अपना चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने हिंदी इससे पहले भी हिंदी पढ़ी होगी आपने कहीं ना कहीं से, और आज आप मुझसे हिंदी पढ़ोगे। तो मैंने आपको क्या कहा कि हिंदी को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। वो कैसे? सबसे पहले हिंदी को हम खंड हम खंड कै में बांटते हैं। दूसरा, हम इसको खंड ख में बांटते हैं। और तीसरा, इसको हम ये खंड ग में बांटते हैं। ठीक। मुझे पता है आज से पहले आपने इस तरीके से हिंदी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी, पर एक बार विश्वास करके आप मेरे कहने से ऐसे अपनी हिंदी को तैयार करें, आपको काफ़ी फायदा होगा। तो कैसे बांटेंगे हम इनको? तो जो हमारा खंड क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या रखेंगे? इसके अंतर्गत हम रखेंगे आपकी व्याकरण को। इसके अंदर किसका रखेंगे? हम व्याकरण को। यानी कि हिंदी के अंतर्गत जो व्याकरण के टॉपिक आते हैं, हम खंड क्या में उन टॉपिक को यहां पर रखेंगे। अब जो है ये खंड ख्या। अब खंड ख्या में हम किसको रखेंगे? खंड ख्या में हम रखेंगे शब्द और वाक्य को। इसे रखेंगे शब्द और वाक्य को। ठीक। और जो तीसरे नंबर का हमने यहां पर बांटा है वो है खंड ज्ञा। खंड ज्ञा में हम किसे रखेंगे? इसमें रखेंगे हम हिंदी साहित्य को। इसमें किसे रखेंगे? हम हिंदी साहित्य को। अब थोड़ा समझ में आया होगा कि मैं बताना क्या चाहता था आपको। हिंदी को हम तीन भागों में यहां पर किस प्रकार बांटा है। यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, व्याकरण से आपके क्वेश्चन आते हैं, शब्द रूप वाक्य से आपके क्वेश्चन आते हैं हिंदी में यूपी के एग्जाम में, और हिंदी साहित्य में आपके क्वेश्चन आते हैं। यहीं से आते हैं क्वेश्चन। व्याकरण के अंतर्गत हम किन किन टॉपिक को डिस्कस करेंगे उनको देखते हैं हम। व्याकरण के अंतर्गत हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण का टॉपिक है हमारा, वो कौन सा है? वर्णमाला। वो कौन सा है? वर्णमाला। कौन सा टॉपिक है वो? वर्णमाला। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। दूसरे नंबर पे जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कौन सा है हमारा? वो है संधि। कौन सा है हमारा? संधि। और संधि के बाद हम कौन सा टॉपिक देखेंगे इसमें? ये देखेंगे हम समास। कौन सा टॉपिक देखेंगे? समास। इसके बाद इसमें हम क्या देखेंगे? संज्ञा। क्या देखेंगे? संज्ञा। इसके बाद इसमें क्या देखेंगे अगला? सर्वनाम। क्या देखेंगे? सर्वनाम। इसके बाद विशेषण। अगला टॉपिक क्या देखेंगे हम इसमें? विशेषण। ठीक। और इसके बाद
इससे अगला टॉपिक देखेंगे हम इसमें ये। इसके बाद अगला उपसर्ग देखेंगे, और इसी के साथ उपसर्ग के साथ एक टॉपिक होता है ये, ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक कौन सा, रस छंद अलंकार को हम इसमें देखेंगे। इसे देखेंगे रस छंद और अलंकार को हम इसमें देखेंगे, ठीक है भाई। ये मुख्य रूप से आपके टॉपिक हैं, और भी टॉपिक है व्याकरण में, पर जगह ना होने की वजह से आप समझ गए होंगे कि व्याकरण में हम किन किन टॉपिक को डिस्कस यहाँ पर हम करने वाले हैं। अब शब्द रूप और वाक्य में हम किन टॉपिक को देखेंगे, यहाँ पर हम किन टॉपिकों का डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके विलोम शब्द, दूसरा ये पर्यायवाची शब्द, तीसरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। ये तत्सम तद्भव, तत्सम और तद्भव, ठीक। और टॉपिक कौन से हैं, वर्तनी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये। और भी टॉपिक होंगे, है और भी टॉपिक, पर मोटा मोटा आपके दिमाग में सिलेबस थोड़ा सा छप गया होगा कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, ठीक। हिंदी साहित्य में हम क्या देखेंगे, हिंदी साहित्य में देखेंगे हम हिंदी का विकास। हमारी जो हिंदी भाषा है उसका विकास, उसका विकास कैसे हुआ। हिंदी हमारी कैसी भाषा है, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो हिंदी हमारी कैसी भाषा है, राजभाषा। हिंदी का विकास देखेंगे, इसमें बोलियां देखेंगे हम कि प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है। इसमें हम लेखक देखेंगे मुख्य, और उनकी ये कृतियां देखेंगे, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, वगैरह वगैरह, ठीक। अब थोड़ा समझ में आया होगा। अब मैं एक बार फिर से दोबारा जो मैंने यहाँ पर लिखा, इस पूरे सिलेबस को दोबारा से डिस्कस आपके सामने कर देता हूँ। मैंने जो हिंदी का सिलेबस बांटा है वो 3 वर्गों में विभाजित किया है। वो कैसे, वो ऐसे कि सबसे पहले मैंने जो बांटा है वो बांटा है मैंने खंड, खंड कै में। दूसरा बांटा है मैंने खंड ख में, और तीसरा बांटा है मैंने खंड ग में। 3 भागों में मैंने सिलेबस बांट दिया। अब जो खंड क्या है उसमें मैंने क्या रखा है, उसमें मैंने रखा है आपकी व्याकरण को, व्याकरण यानी कि ग्रामर को। जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं वो हमारे खंड, जो शुरुआत का हमारा खंड क्या है उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द और वाक्य, ठीक। इसमें हमने क्या क्या बांटा है, जितनी भी वोकैब है हमारी, या जितने भी हमारी वाक्य शुद्धि के टॉपिक है, जैसे वाक्य शुद्धि, जैसे वाक्य वाला टॉपिक होगा, और अन्य टॉपिक है, वो सब हमने किस में रखे हैं, शब्द और वाक्य वाले में, यानी कि खंड नंबर 2 में। अब खंड नंबर 3 में मैंने क्या रखा है, उसमें रखा है मैंने हिंदी साहित्य को। इसको रखा है
हिंदी साहित्य को मैंने रखा है। तो थोड़ा सिलेबस इस तरह से डिस्कस मैंने आपके सामने किया, और सबसे पहले जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो हम खंड 1 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि खंड शुरू का जो है उसमें हमने रखा था व्याकरण को, और सबसे पहला जो मैंने आपको टॉपिक बताया था वो बताया था वर्णमाला। तो वर्णमाला को हम पढ़ते हैं और उसको पढ़ना हम स्टार्ट यहाँ पर करते हैं। तो अब हम अपना सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वर्णमाला। मैं आपके विश्वास दिलाता हूँ, आप मेरे से वर्णमाला पढ़कर देखिए, आपको बड़ी अच्छी लगेगा और बड़ा अच्छा आपको मन से भाव आएगा। तो सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्णमाला। कौन सा चैप्टर है भाई? वर्णमाला। अब से पहले आपने बहुत सी जगह वर्णमाला पढ़ा होगा, मुझसे अच्छे अच्छे टीचर हैं, मुझसे बड़े बड़े टीचर हैं, आपने उनसे पढ़ा होगा। एक बार आप मुझसे पढ़कर देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और आप जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर ख़त्म होने के बाद, आप किसी भी किताब के क्वेश्चन लगाना, आपके 99% क्वेश्चन वहाँ से सोल्व होंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातों को ना करते हुए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक, वर्णमाला। अब वर्णमाला होता क्या है, सबसे पहली बात समझने की, वर्णमाला की जो परिभाषा है वो क्या होती है। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है उसको देखेंगे हम। सबसे पहले क्या होती है वर्णमाला की परिभाषा? वर्णों वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला ये कहलाता है। ठीक, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। बात समझ में आई? बहुत छोटी सी बात है, समझ में आ गई होगी। अब ये चीजें बहुत से बच्चे रटते हैं, अब आपको ये चीज रटनी नहीं है, आपको ये चीज समझनी है। अब कैसे? अब इसमें हम सबसे पहले शब्द को पकड़ेंगे वर्ण। इसको पकड़ेंगे वर्ण। आखिरकार वर्ण होता क्या है, ये पहला विचार आपके मन में आएगा कि सर वर्ण क्या होता है। मैं आपको बताता हूं कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण क्या होता है? मुख से निकली ध्वनि। जो परिभाषा है थोड़ी जटिल हो सकती है, पर आपकी समझ में आ जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्या कहा? मुख से निकली ध्वनि। मुख से निकली ध्वनि, ध्वनि को लिखित रूप देना। क्या देना? लिखित रूप देना ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। समझ में नहीं आई परिभाषा सर? बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। थोड़ी आसान भाषा में समझाते हैं, बिल्कुल आसान। वर्ण क्या होते हैं? ऐ से अनार, आ से आम, ई से इमली, इनको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। अब समझ में आई? पर ये जो मैंने आपको परिभाषा बताई ऐसे अनार वाली, ये किसी भी एग्जाम में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। परिभाषा क्या देखने को मिलेगी? अगर क्वेश्चन आपका जटिल बनता है तो परिभाषा क्या देखने को मिलेगी आपको? परिभाषा देखने को मिलेगी ये। क्या देखने को मिलेगी? ये परिभाषा।
मुख से निकली ध्वनि, मुख से कोई भी ध्वनि निकली, उस ध्वनि को लिखित रूप देना ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे मेरे मुख से निकला, यहां पर मुख से निकला मेरे क्या, और मैंने इसे लिखित रूप दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा वर्ण। ये क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। समझ में आई बात? मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा आपको जटिल लग सकता है, पर जैसे ही आप मेरे साथ ये चैप्टर पूरा करेंगे आपको बड़ा आसान लगेगा। ठीक, तो मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा भैया। यहां पर एक विचार आपके दिमाग में और आया होगा। वो क्या? वो आया होगा आपके दिमाग में कि यदि भैया मुख से तो ध्वनि निकली पर उसको लिखित रूप न दिया, यानी कि मुख से ध्वनि निकली क्या, पर यदि उसको हम न लिखे तो उसको क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही विचार आया आपके दिमाग में, तो वो भी लिखिए, उसको लिखिए। मुख से निकली ध्वनि, ध्वनि का आकाश में व्याप्त, आकाश में व्याप्त हो जाना। मुख से निकली ध्वनि का आकाश में व्याप्त हो जाना, वो क्या कहलाएगा? तो उसको बोलेंगे हम अक्षर। क्या बोलेंगे उसको हम? अक्षर। क्या बोलेंगे? अक्षर। दो डाउट आज क्लियर हुए? आज से पहले कभी भी नहीं हुए होंगे, मुझे विश्वास है। आज एक डाउट आपका क्लियर हुआ होगा कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। समझ में आई बात? वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? भैया मुख से निकली ध्वनि को यदि हम लिखित रूप दे दे तो वो तो आपकी वर्ण हो जाएगी, पर यदि मुख से निकली ध्वनि आकाश में व्याप्त हो जाए तो वो भैया हमारी अक्षर कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो? अक्षर कहलाएगी। अब फिर से हम अपनी परिभाषा पढ़ते हैं, जिसको मैंने आपसे वादा किया है कि आपको आज के बाद ये परिभाषा रटनी नहीं पड़ेगी। आपको क्या करनी पड़ेगी? ये भाषा आपकी समझ में आएगी, ये परिभाषा। तो देखते हैं, वर्ण हमारा हो गया क्लियर। मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना क्या कहलाएगा? वर्ण। अब वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। यही तो परिभाषा थी हमारी, वर्णों का व्यवस्थित समूह। अब व्यवस्थित समूह को पकड़िए या व्यवस्थित को पकड़िए, आप व्यवस्थित शब्द को पकड़िए। आप किसी भी चीज को व्यवस्थित यदि करने लगे तो आप उसको व्यवस्थित कैसे करेंगे? आप व्यवस्थित उसको कैसे करेंगे? एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। आपके पास 10 मोती हैं। क्या है आपके पास? 10 मोती हैं। कितने मोती हैं आपके पास? 10 मोती हैं। बिल्कुल ठीक बात। अब उन 10 मोती में से आपके पास जो 3 मोती है वो मोटे हैं, जो 3 मोती हैं वो लंबे हैं। अब जो बचे 4 मोती हैं वो छोटे हैं। यही तो बात है भाई। 3 मोती आपके पास कैसे हैं? बड़े, 3 मोती छोटे और 3 मोती मोटे। यही है। अब यदि आप इन 10 मोतियों को एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित कर दें, यानी कि एक व्यवस्थित क्रम में यदि आप इन मोतियों को रख दें तो उन मोतियों की क्या बन जाएगी? एक माला बन जाएगी।
क्या बन जाएंगी? एक माला। यानी कि आपकी समझ में क्या आया? यदि हम सबसे पहले 10 मोतियों को एक व्यवस्थित क्रम में रखें तो वो क्या बन जाएगी? हमारी मोतियों की माला। क्या बन जाएगी? मोतियों की माला। तो यही चीज है, यदि हम वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में रख दें या एक व्यवस्थित क्रम में रख दें तो वो क्या बन जाएगी? हमारी वर्णमाला। क्लियर? समझ में आई बात आप लोगों के? ठीक। मैंने यहां से आपको सिर्फ ये 3 चीजें समझाई। कौन कौन सी? सबसे पहले वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला। समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैंने आपको बताया वर्ण क्या होता है। क्या बताया मैंने आपको? वर्ण। वर्ण क्या होता है? तो मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही क्या कहलाता है? हमारा वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। इसके बाद यदि ध्वनि मुख से तो निकली पर उसे लिखित रूप नहीं दिया, यानी कि वो ध्वनि हमारी आकाश में व्याप्त हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम अक्षर। क्या बोलेंगे? अक्षर बोलेंगे। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको 3 नोट लिखने हैं यहाँ पर, जो सीधे सीधे एग्जाम में फैक्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं। वो 3 नोट कौन से हैं? उनको स्टार बना के आप यहाँ पर लिखेंगे। कौन से हैं वो 3 नोट? कि भाषा की, क्या लिखेंगे आप? भाषा की सबसे छोटी, इसकी भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी लिखित इकाई। क्या? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। लिखित इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। एक विचार फिर से आपके मन में आया होगा कि सर आपने तो बताया था मुख से निकली ध्वनि को यदि हम लिखित रूप दे दे वो वर्ण होती है। बिल्कुल कहा था। यहां पर मैंने क्या कहा? यहां पर मैंने कुछ अलग थोड़ा ही कहा, सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। वो कैसे? यहां पर मैंने कहा भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी कैसी इकाई? लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती। क्लियर? बढ़िया। अगला पॉइंट स्टार बनाइए, अगला लिखिए। अगला, भाषा की, भाषा की सबसे छोटी, क्या कहा? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। कैसी इकाई? मौखिक इकाई। मौखिक इकाई ये क्या कहलाती है हमारी? ये कहलाती है हमारी ध्वनि। ये कैसी इकाई है? मौखिक इकाई, जो हमने सिर्फ मुख से बोली, लिखी नहीं, सिर्फ मुख से बोली। क्लियर बात? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछेगा, क्या कहेंगे उत्तर? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछेगा, आप क्या कहेंगे उत्तर? ध्वनि। क्लियर? यदि तीसरा स्टार, भाषा की, भाषा की, भाषा की सबसे, सबसे छोटी सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई ये क्या कहलाती है? भैया ये क्या बवाल है? सार्थक मतलब ये होती है हमारी शब्द। ये क्या होती है हमारी? समझ में नहीं आया भैया? दोबारा बताइए थोड़ा। बिल्कुल बताएंगे।
भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है? शब्द। समझ में क्या नहीं आया इसमें? आपकी समझ में नहीं आया, जो शब्द है वो है सार्थक। यही तो शब्द समझ में नहीं आया। सार्थक का अर्थ क्या होता है? जो सार्थक होता है उसका अर्थ होता है तय अर्थ, यानी कि वे शब्द जो अपना अर्थ देते हों, वो होते हैं हमारे सार्थक। और जितने भी शब्द होते हैं उनका अपना अर्थ होता है। होता है बिल्कुल। जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर, ये लिख दिया मैंने, ये कमल लिख दिया, कमल। क्या कमल का अपना अर्थ है? अर्थ के साथ है जो कमल है? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो ये क्या है? सार्थक शब्द है। ठीक। तो तीन चीज यहां से आपने स्टार बनाकर नोट की। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है फैक्ट बेस। ठीक। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। समझ में आई बात? आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। वर्ण समझ में आ गया, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, या फिर एक परिभाषा मैंने आपको और बताई थी, मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही क्या कहलाती है? वर्ण। क्लियर? इनसे भी समझ में नहीं आए तो वर्ण क्या होते हैं? ऐसे अनार को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण। आ से आम, ई से इमली, बड़ा ई से ईंख, यही होते हैं वर्ण। ठीक। इसके बाद जो हमारे वर्ण हैं, वर्ण की संख्या कितनी है? यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें कितने वर्ण हैं? तो कितने वर्ण हैं उसमें? कितने हैं? उसमें वर्णों की संख्या है 52। कितने हैं? 52। क्लियर? यहीं पर वो पूछ ले वर्णों के भेद, वर्ण के भेद, भेद कितने हैं वर्ण के, या वर्ण को कितने प्रकार से बांटा गया है? तो वर्ण के भेद होते हैं 2। कितने भेद होते हैं वर्ण के? 2 भेद होते हैं। क्लियर बात? वर्णों की संख्या यदि आपसे पूछता है तो कितनी बताएंगे? 52। कितनी बताएंगे? 52। और यदि आपसे वर्ण के भेद पूछता है तो कितने बताएंगे आप लोग? तो इसके बाद 2 भेद कौन कौन से होते हैं वर्ण के, या कौन कौन से प्रकार हैं जिनमें वर्णों को बांटा गया है? तो देखते हैं। एक होता है सबसे पहले हमारा स्वर। क्या होता है? स्वर। और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। यानी कि जो ये हमारे 52 वर्ण हैं उनको कितने प्रकार से बांटा गया है, उनके भेद कितने हैं? उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एक तो स्वर और एक व्यंजन। बात क्लियर? क्लियर हो गई होगी बात? ठीक। अब स्वर क्या होते हैं, इसकी कोई परिभाषा बिल्कुल है। व्यंजन क्या होते हैं, इसकी कोई परिभाषा बिल्कुल है। तो समझते हैं स्वर होते क्या हैं, इसकी परिभाषा लिखेंगे। वे वर्ण, क्या बोलेंगे हम? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। क्या होता है? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वे क्या क्या लाएंगे? आपके स्वर। ठीक?
यानी कि जिनको बोलते समय किसी अन्य स्वर या किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। अब व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? व्यंजन की परिभाषा लिखिए। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। ठीक। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, वे क्या कहलाते हैं? हमारे व्यंजन। ठीक। अर्थात इसकी एक परिभाषा और हो सकती है, वो क्या? अर्थात वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते। बात क्लियर? बात क्लियर हो गई होगी। दो चीजें बताई। वर्ण, वर्ण के भेद कितने हैं? दो, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। क्लियर? अर्थात दूसरी परिभाषा भी इसकी हो सकती है। वो क्या? वो हो सकती है वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक। अब जो ये सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर को। किसको पढ़ेंगे हम? स्वर को। बाद में हम किसको पढ़ेंगे? व्यंजन को। बाद में किसको पढ़ेंगे हम? व्यंजन को। अब जो स्वर होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ए, वो होते हैं आ, वो होते हैं लघु ई यानी कि छोटी ई, इसके बाद दीर्घ ई यानी कि बड़ी ई, इसके बाद ऊ यानी कि छोटा ऊ, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, इसके बाद में री, इसके बाद ए, इसके बाद ए, और इसके बाद ओ, और इसके बाद औ। यही होते हैं ये दो मात्रा। ए, आ, ई, ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, अए और ओ और औ। ये होते हैं हमारे क्या? ये होते हैं हमारे स्वर। बात क्लियर? याद ही करने पड़ेंगे भाई। ये तो क्या करने पड़ेंगे? ये याद ही करने पड़ेंगे इनको। बहुत बढ़िया। अब जो ये स्वर हैं, यहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा फैक्ट बेस्ड। कुछ चीजें ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट याद ही करनी पड़ेगी, या टाइम के अनुसार आपके याद हो जाएंगे जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये स्वर हैं कितने यहां पर? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10 और 11। कितने हैं ये? 11। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। यहीं पर क्वेश्चन बनता है एक सीधा सा। अगला पेज ले सकता हूं? यहीं पर सीधा सा क्वेश्चन बनता है, स्टार बना के आप नोट कीजिएगा। लिखने के क्या? लिखने के आधार पर,
लिखने के आधार पर स्वर, लिखने के आधार पर स्वर, स्वर कितने होते हैं? सीधा सा क्वेश्चन आएगा आपके पास कि लिखने के आधार पर स्वर आपके कितने होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आपने अभी पीछे लिखा है, तो कितने थे? आप बोलेंगे 11। आप क्या बोलेंगे? 11। ठीक, बढ़िया। अब अगला स्टार बनाकर लिखिए फैक्ट। वो क्या दे सकता है? वो दे सकता है उच्चारण। क्या दे सकता है वो? उच्चारण। उच्चारण यानी कि बोलने के आधार पर। किसके? बोलने के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर आपको क्या देगा? वो उच्चारण के आधार पर स्वर, स्वर कितने होते हैं? तो कितने बताएंगे आप लोग? आप लोग बताएंगे 10। कितने बताएंगे? 10। और यहीं पर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, गलत नहीं होने का, सही हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? भाई लिखने के आधार पर तो भैया आपने बताया अभी स्वर कितने होते हैं? 11। और उच्चारण के आधार पर 10 कैसे? तो आपको अभी बताते हैं, जहां हमने हमने पहले ये स्वर का वर्गीकरण किया था। स्वर कितने हैं ये लिखने के आधार पर? 11। और उच्चारण के आधार पर कितने बताए मैंने आपको? 10। मैंने कितने बताए आपको? 10 स्वर बताए। तो एक कौन है जो इनके बीच से गद्दारी करके चला गया? वो कौन सा स्वर है? उसे पकड़ के लाओ भैया, उसको बताओ गद्दार कौन है इस इन 11 में। तो उनको बताते हैं। तो वो गद्दार है ये। कौन है? ऋष, ऋषि। ठीक। तो री क्या है इन 11 स्वर में? गद्दार। वो कैसे? मैंने आपको क्या बताया? समझने की कोशिश करना। मैंने आपको क्या बताया? उच्चारण यानी कि बोलने के आधार पर स्वर। मैंने दो बच्चे बैठाए और मैंने कहा कि मुझे री लिख कर दिखाओ। क्या लिख कर दिखाओ? मुझे री लिख कर दिखाओ। तो एक बच्चे ने री लिख कर कैसे दिखाया? ऐसे। ठीक, क्लियर। और दूसरे ही बच्चे ने री कैसे लिख कर दिखाया? अब मैं किसको गलत कहूं और किसको सही कहूं? क्योंकि बात तो दोनों ही सही है, दोनों ही सही है ना बात। तो गलती हुई किसमें? बोलने के आधार पर। ये क्या है? ये है हमारा स्वर। और ये रहा कैसा है? ये है हमारा व्यंजन। और यहां पर हम बात किसकी कर रहे? व्यंजन की। कोई बात की मैंने यहां पर? नहीं भैया, आपने व्यंजन की कोई भी बात नहीं की। बात किसकी की मैंने? बात की मैंने यहां पर सिर्फ स्वर की। तो उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10। क्योंकि यदि मैं उच्चारण के आधार पर री का प्रयोग करूंगा तो सही पता नहीं लग पाएगा कि मैं स्वर वाले रै की बात कर रहा हूं, यानी कि री की बात कर रहा हूं, या मैं व्यंजन वाले री की बात कर रहा हूं। बात क्लियर हुई? आज बहुत से बच्चों का ये डाउट बिल्कुल जड़ से क्लियर हो गया होगा। बहुत से बच्चे इस चीज को रटते होंगे, पर आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में ये डाउट आया होगा। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब दो चीज क्लियर, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आगे आइए, तीसरा स्टार बनाकर लिखिए। वो क्या? अर्थ के आधार पर। क्या कहा मैंने? अर्थ के, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर स्वर। अब भैया ये क्या बवाल है नया? समझो।
बवाल को भी समझाएंगे। तो मैंने आपको कहा अर्थ के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो आपने कहा भैया हमें नहीं पता, हम बताते हैं। कितने होते हैं? ये होते हैं भैया 13। कितने होते हैं? ये होते हैं 13। अब आप कहोगे भैया इसमें दो कौन से ऐड हो गए, क्योंकि लिखने के आधार पर तो 11 थे। अब आपने यहां अर्थ के आधार पर स्वर 13 कौन से बना दिए? दो स्वर आपके कौन से आए? कौन से हैं वे दो स्वर? देखते हैं, क्या हमने यहां पर लिखे हैं वो? देखते हैं, यहां पर तो नहीं लिख रहे, तो उन दो को भी लिखना पड़ेगा। तो दो कौन से होते हैं वे? एक तो होता है, आपने देखा होगा, ये अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और एक आपने देखा होगा पीछे दो बिंदी, इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। इनका अलग अलग नाम क्या है? यदि ना अलग अलग नाम से पुकारे हम, तो इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? अनुस्वार। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम विसर्ग बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? विसर्ग बोलते हैं। बात क्लियर? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। बहुत बढ़िया। अब यदि हम इन दोनों को एक साथ मिला दे, तो इन दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे हम? एक साथ इन दोनों को क्या बोलेंगे? एक साथ इन दोनों का नाम हो जाता है अयोगवाह। क्या हो जाता है? अयोगवाह। क्या हो जाता है? अयोगवाह। बात क्लियर? बिल्कुल। दोबारा से रिवीजन कर लीजिए। वर्णों की संख्या 52। वर्णों के भेद कितने बताए मैंने? दो प्रकार से, एक स्वर और एक व्यंजन। बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात आपकी, कि वर्णों में दो भेद हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? मैंने आपको क्या बताया? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं आपके? स्वर। और वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, अर्थात वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं आपके? व्यंजन। अब सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट किया कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर को और उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन को। क्लियर बात? बहुत। तो स्वर हमने लिखे, तो लिखने के आधार पर यदि क्वेश्चन आए, तो स्वर कितने होते हैं? 11। उच्चारण के आधार अर्थात बोलने के आधार पर यदि स्वर पूछे, तो कितने बताएंगे हम? हम बताएंगे आपको 10। एक कौन गद्दार? ऋषि गद्दार। ठीक। इसके बाद यदि पूछे अर्थ के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर आपको क्या बताना है? ये बताना है आपको ये 13। तो दो कौन से आए नए? दो नए कौन से आए? ये आए आपके अयोगवाह। कौन से आए? दो अयोगवाह आए। बहुत बढ़िया। अयोगवाह में अगर इन्हें अलग अलग नाम से पुकारे, तो इसको बोलते हैं अनुस्वार और इसको बोलते हैं हम विसर्ग। बात क्लियर? स्वर क्लियर हो गया आपके? उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर ना हुए हों, तो आप पीछे से दोबारा वीडियो जरूर देखिए और दोबारा आपके सब क्लियर हो जाएंगे।